हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाइस आइज एकेडमी। मेरा नाम डॉक्टर तान्या गुप्ता है। आई एम वीवीएससी गोल्ड मेडलिस्ट, एमवीएससी इन पीएचडी वेटनरी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने आइवर रोहतक में और स्कॉच जम्मू में एज अ टीचिंग असिस्टेंट पढ़ाया है और उसके बाद मैं गढ़वासू में भी एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हूँ। अब मैंने ज्वाइन किया है वाइस आइज एकेडमी एज अ फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस और अब मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लूँगी आपकी। ठीक है, आई विल ट्राई कि आपको बेस्ट से बेस्ट जो है नॉलेज मैं प्रोवाइड करूँ। कमिंग टू योर टॉपिक, जो हम कोर्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी। और वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी में मैं आपको पढ़ाऊंगी एज पर योर बीवीएससी सिलेबस। ठीक है, जो आपका सिलेबस है वो उसमें 5 यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो आपकी है वो है जनरल एंड सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे जनरल एंड सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी से। उसमें जो है हम इंडिविजुअल लेक्चर्स पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आपका जो टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, उसमें आपका टॉपिक है फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और सेकंड है आपका टेक्सोनोमी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आते हैं आपको हिस्ट्री से भी। बेसिक है एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, क्या क्या ब्रांचेज हैं। सो वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। सो फर्स्ट हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, माइक्रोबायोलॉजी है क्या। माइक्रोज मीन्स क्या होता है, स्मॉल। ठीक है, बायोस मीन क्या होता है, लाइफ, एंड लोगोस मीन होता है साइंस। सो माइक्रोबायोलॉजी मीन्स क्या हो गया, इट इज अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो इसके नाम से ही जो माइक्रो मीन स्मॉल। सो स्मॉल कितना स्मॉल होता है, सो उनका डायमीटर लेस देन 1 mm होता है। ठीक है, लेस देन 1 mm डायमीटर होता है, वो हम उन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई मुझे ऐसा बता सकता है जिसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा हो नेकेड आई से? हाँ, बोल दे कि मैम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैं इसको देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही स्मॉल है। हमारी जो आई की जो लिमिट है ये उससे भी स्मॉल इन साइज होते हैं। सो वी नीड स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू सी दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बट देयर आर फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप माइक्रोस्कोप के बिना भी देख सकते हो। जैसे वो लार्जर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे लार्जर बैक्टीरिया हो गया, थायोमाइग्रेटा हो गया। ये थोड़ा सा साइज इनका बड़ा है जो आप दे सकते हो। बट अदरवाइज आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेकेड आई से नहीं देख सकते। द टर्म जो है माइक्रोबायोलॉजी, दैट वाज गिवन बाय द लुइस पास्चर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में माइक्रोब्स कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं? माइक्रोब्स इंक्लूड आपका वायरसेस, आपके बैक्टीरिया, आपका प्रोटिस्ट, फंजाई एंड एल्गी। सो दीज ऑल आर अंडर द माइक्रोब्स। दीज ऑल आर माइक्रोब्स। अब माइक्रोबायोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं वायरसेस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, और हम पढ़ते हैं फंगस के बारे में। वी डोंट स्टडी अबाउट दीज प्रोटिस्ट एंड एल्गी इन द माइक्रोबायोलॉजी। ओके, बट हम देखेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या हैं। ठीक है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होती है, उसकी खासियत होती है, क्या है वो चीज़। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, वेरी स्मॉल इन साइज होते हैं। दे हैव नो सेलुलर डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, उनके पास कोई सेलुलर डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। मीन्स एक सेल ही, अगर यूनिसेलुलर है तो एक सेल ही सारे फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। कोई सेलुलर यहाँ पे अगर न्यूक्लियर है तो ज़्यादा डिफरेंट सेल मेम्बर, वो जो ऑर्गेनेल्स हैं वो ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं इनके पास फंक्शन करने के लिए। ठीक है, दे आर यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। और सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, बट उनमें ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। दे आर ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या हो गया कि जो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब जगह ही प्रेजेंट है। हमारी बॉडीज़ में, एनिमल की बॉडीज़ में, प्लांट्स पे, सॉइल में, एयर में, वाटर में, इनसाइड ऑफ अ बॉडी, हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, माउथ में, सब जगह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम व्हाट आर द डिफरेंट सब डिविजन्स ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की सब डिविजन्स है। फर्स्ट आपका है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ की स्टडी को हम बोलते हैं प्रोटोजोलॉजी।
और ये प्रोटोजोआ जो होते हैं ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे आर मोटाइल होते हैं, मूवमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया होता है, फ्लैजिला होता है, स्यूडोपोडिया होता है। ये सेप्रोफिटिक होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं, मीन्स ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे कंपोज करते हैं या फिर ये होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। साइज में भी बड़े होते हैं, 5 to 200 माइक्रोन के साइज होता है इनका। दे आर एनिमल लाइक एंड दे इंजेस्ट पार्टिकुलेट फूड, ठीक है। ये और इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं होता है और रिजिड सेल वॉल नहीं। हमने 11th-12th में आपने पढ़ा होगा कि जो एनिमल सेल्स होते हैं या प्लांट सेल्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। एनिमल सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, बट प्लांट सेल्स में ऐसा होता है, क्लोरोफिल होता है, उनको फोटोसिंथेसिस करनी होती है, उनके पास रिजिड सेल वॉल होता है। तो ये जो है एनिमल लाइक होते हैं, दे इंजेस्ट पार्टिकुलेट फूड, दे लैक रिजिड सेल वॉल एंड दे डू नॉट कंटेन अ क्लोरोफिल। ठीक, नेक्स्ट आते हैं एल्गी। तो एल्गी की स्टडी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है। और ठीक, और ये यूकैरियोटिक होते हैं और ये प्लांट लाइक, इनको ज़्यादा प्लांट लाइक मानते हैं। इनके पास क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके पास रिजिड सेल वॉल होता है, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर होते हैं, मोटाइल या नॉन मोटाइल होते हैं और साइज जो होता है वो 1 माइक्रोन से सेवरल फीट तक होता है। नेक्स्ट आते हैं फंजाई। फंजाई जो हम इसमें पढ़ते हैं इसको बोलते हैं माइकोलॉजी, इसकी स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। फंजाई जो आइदर ये सेप्रोफाइट्स होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं, ये भी या फिर डेड एंड डिकेइंग मैटर पे रहते हैं या फिर जो होस्ट, पैरासिटिक हो गया जो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और इनका यूकैरियोटिक होते हैं, ये इनका यूकैरियोटिक सेल की तरह स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या है, लाइक एल्गे, इनके पास एक रिजिड सेल वॉल्स भी होती है एंड दे हैव आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो होता है उसको हम बोलते हैं यीस्ट, ठीक है, और जो मल्टीसेलुलर होता है उसको हम बोलते हैं मोल्ड्स। ठीक, फिर आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की स्टडी को हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं, अभी तक जो हमने 3 ये पढ़े, ये जो तीनों डिविजन सब डिविजन्स हैं ये यूकैरियोटिक थे। बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटिक होता है जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोन होता है, नो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है। सो इसमें सेलुलर डिफरेंशिएशन भी नहीं होता है, मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं। और ये इनके पास मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इनकी जो शेप्स होती हैं वो डिफरेंट होती है। कोई रॉड शेप होता है, कोई कोकाई शेप होता है, कोई हेलिकल, स्पाइरल, ब्रांचिंग, इस तरह से होते हैं। दे ग्रो ऑन सेल फ्री मीडिया, ठीक है, सेल फ्री मीडिया पे ग्रो करते हैं। साइज जो होता है 0.5 माइक्रोन टू 5 माइक्रोन तक होता है। वायरसेस जो होते हैं इसकी स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं। वायरसेस जो होते हैं ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो बैक्टीरिया को आप जो है कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप, जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, लाइट माइक्रोस्कोप होता है, आप उससे देख सकते हो, ठीक है। बट दिस वायरसेस ये इनसे भी छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है वायरस। सो वायरसेस जो है वो आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। तो वायरसेस को देखने के लिए यू नीड स्पेशल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं जो जिससे हम वायरसेस के स्ट्रक्चर को देखते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, और ये जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, ये होस्ट के बिना रह नहीं सकते हैं, ठीक है। इनको होस्ट चाहिए होता है फॉर द सर्वाइवल, फॉर द मल्टीप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, ठीक है। नॉन सेलुलर होते हैं और ये इनमें क्या होता है, आइदर डीएनए या फिर आरएनए होता है इनना प्रोटीन कोड। साइज जो होता है 0.015 माइक्रोन टू 0.2 माइक्रोन होता है। कैनॉट बी सीन बाय कन्वेंशनल ब्राइट माइक्रोस्कोपी एंड मल्टीप्लाई विद इन द लिविंग सेल्स। तो ये लिविंग सेल्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, होस्ट पे ही डिपेंडेंट होते हैं। अनदर सब डिविजन है जो है इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो सिंपलर देन वायरसेस। वायरसेस जो होता है या तो फिर वो डीएनए होगा या फिर वायरसेस जो है वो या डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा और उसके ऊपर प्रोटीन कोड होता है। बट जो इन दीज इन्फेक्शियस एजेंट जो सिंपलर देन वायरसेस, इसमें जैसे वायरॉइड्स हैं, वायरॉइड्स जो होते हैं ये सिर्फ इन्फेक्शियस आरएनए होता है, ये सिर्फ आरएनए होता है और ये प्लांट्स में डिजीजेस का। प्रियॉन्स जो होते हैं ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती है,
ठीक है। ये इनमें कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होते, नो डीएनए, नो आरएनए, दीज आर ओनली इन्फेक्शियस प्रोटीन्स जो स्मॉलर देन वायरसेस होती है, ठीक है। ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होती है और ये डिजेनरेटिव डिजीजेस करती है ह्यूमंस और एनिमल्स में। अब मेजर फील्ड्स इन माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी जो है इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी, माइक्रोबियल जीनोमिक्स। तो माइक्रोबायोलॉजी के बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे इसके जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है। हर चीज़ में माइक्रोबायोलॉजी है। जैसे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में आप यू विल स्टडी अबाउट द ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल डिजीजेज, उनके माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हो। वहाँ पे उनको कैसे आप उनके अगेंस्ट वैक्सीन्स बना सकते हो, पूरा यू विल स्टडी अबाउट द मेडिकल एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस माइक्रोबायोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, अब इम्यूनोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं? हाउ माइक्रोब्स अफेक्ट्स अवर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम। सो माइक्रोब्स जो हैं हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को कैसे अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से चेंजेस आते हैं, तो वो माइक्रोब्स खुद को कैसे बचाते हैं अपने आप को डिफेंस, हमारी बॉडी तो डिफेंस सिस्टम तो चलता है, ठीक है। अब माइक्रोब्स जब एंटर करते हैं तो उनको अपने आप को बचाना भी होता है, तो वो कैसे खुद को बचाते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में, इम्यून सिस्टम में, कौन कौन से इम्यून सिस्टम, कौन कौन से सेल्स होते हैं, कौन कौन से जो मैकेनिज़म्स होते हैं, इम्यूनिटी कौन कौन सी टाइप की होती है, तो वो सब इम्यूनोलॉजी में आता है। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में, एग्रीकल्चर में अब जैसे दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, माइक्रोब्स जो होते हैं वो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी होता है जैसे सॉइल में, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में माइक्रोब्स काम करते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल जो माइक्रोबियल इसमें फिक्सेशन में काम करते हैं। देन राइजॉइड्स जो होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्ले करते हैं, तो वो उसमें आ गया आपका एग्रीकल्चर, जो हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर में दिस ग्रोथ करने में, जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में या डिक्रीज़ करने में, ये सब एग्रीकल्चर माइक्रो। फूड एंड डेयरी में, अब डेयरी माइक्रोब जैसे जो आपका फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बनते हैं माइक्रोब से, ठीक है। माइक्रोब्स का रोल होता है ब्रेड, मोल्ड। ब्रेड एक्चुअली क्या है? ब्रेड जो बनती है वो मोल्ड्स से बनती है, ठीक है। सो ये बनते हैं। और बहुत सारी जो फंगस होती है, जो दिस फूड प्रोडक्ट्स, योगर्ट हो गया, कर्ड्स हो गया, ये फर्मेंटेशन से बनते हैं। तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं फर्मेंटेशन में, तो वो ऐसे एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो हेल्प करते हैं। सो ये फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी हो गया जैसे कि एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करना, देन दिस अल्कोहल, बियर, ये सब में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही रोल होता है। माइक्रोबियल इकोलॉजी मीन्स जो इकोलॉजिकल साइकिल्स होते हैं, कार्बन फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सो इनमें जो माइक्रो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे कैसे माइक्रोब्स जो है वो रोल प्ले करते हैं। माइक्रोबियल जीनोमिक्स, इसमें जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, माइक्रोब्स की जो सीक्वेंसिंग हो गई, ठीक है। माइक्रोब्स कौन सा नया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है जो बन रहे हैं या फिर उनकी एवोल्यूशन क्या है, ये उनका जीनोमिक्स, उनके स्टडी करते हैं हम। माइक्रोब्स की प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे अफेक्ट करता है। इससे क्या है, हम डिज़ाइन कर सकते हैं कि वैक्सीन डिज़ाइन कर सकते हैं, हम ड्रग्स डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे वो ड्रग्स जो इफ़ेक्टिव हो गए, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत चल रहा होता है, तो चल रहा है आजकल, चल रहा होता नहीं है, चल रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सो हम क्या करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी से या फिर उनकी जीनोमिक स्टडी से, बायोइन्फॉर्मेटिक्स से वी विल स्टडी कि माइक्रोब्स के कौन से बेटर पाथवेज जो हैं वो उस पर अफेक्ट कर सकते हैं ड्रग से, उस पर माइक्रोब्स को जो रेजिस्टेंस है वो उसको ब्रेक कर सकते हैं। सो ये बहुत सारी फील्ड्स हैं माइक्रोबायोलॉजी का, इन वास्ट बहुत सारा स्कोप है अगर आप इसको चूज़ करोगे। यू कैन स्विच फ्रॉम द वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी टू दिस ह्यूमन माइक्रोबायोलॉजी और वन हेल्थ, टूवर्ड्स वन हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। अब हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पे। हिस्ट्री क्या है? तो जो माइक्रोबायोलॉजी एक्चुअली जो इन्वेंशन स्टार्ट हुआ था विद द माइक्रोस्कोप। सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप जो बने थे उसके बाद ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे गए थे। सो रॉबर्ट हुक वाज द पर्सन जिन्होंने
एक बुक माइक्रोग्राफिया, ठीक है, पब्लिश की थी। इसमें ही स्टडीड वो जो होते हैं ना फंगस के, माइक्रोग्राफी, ये माइसीलियम स्टडी कर रहे थे एक्चुअली, तो उसको स्टडी कर रहे थे, उसके लिए इन्होंने एक बुक बनाई थी। और ही कॉइंड द टर्म सेल, जो क्या था एक्चुअली, ये जो ट्री बार्क होता है ना उसको देख रहे थे, ठीक है, ट्री की जड़ों को देख रहे थे, तो उसमें उनको एक कॉक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखा था। देन उसको उसने क्या बोल दिया था इन्होंने, that this is a cell. So he identified cells using his simple microscope. So ये माइक्रोस्कोप बनाते थे और उसी में जो है चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते थे। और फर्स्ट टाइम जो इन्होंने देखा था वो डेड सेल में, जो डेड मीन्स जो बार्क है, प्लांट का बार्क होता है वो डेड होता है, तो उसमें वो जो सेल देखे थे, सो ही कॉइंड दैट टर्म, उसको सेल दे दिया था। सो ही गेव द सेल थ्योरी। देन एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक जो है, ही यूज्ड, ये क्या करते थे, लेंसेज बनाते थे, ठीक है। सो ही जो इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था, लेंसेज बना के जो माइक्रोस्कोप से ये देखते थे, तो ही यूज्ड हिज माइक्रोस्कोप, और इनका जो माइक्रोस्कोप था दैट कुड मैग्नीफाई अराउंड 50 to 300 टाइम्स, ठीक है। और ये उसमें एनिमल, प्लांट, टिश्यूज़ जो हैं वो ऑब्जर्व करते रहते थे। सो ही फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड टाइनी क्रिएचर्स, जिसको नाम दिया था एनामेलिक्यूल्स और लिटिल एल्स, ठीक है। और वो एक्चुअली क्या था, एक फर्स्ट टाइम एक्चुअली वो था बैक्टीरिया था, बट उस टाइम पे पता नहीं था कि ये बैक्टीरिया, तो वो उस टाइनी क्रीचर को नाम दे दिया था एनामेलिक्यूल्स, ठीक है, या फिर लिटिल एल्स। सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी द बैक्टीरिया, ठीक है, और वो भी लिविंग सेल्स में, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, एनामेलिक्यूल्स दिया था। देन देयर वॉज अ थ्योरी, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, मतलब कुछ लोगों का मानना था कि जो लिविंग बींग्स होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाते हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर, ठीक है। तो दिस थ्योरी लाइक फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, इसको ए बायोजेनेसिस थ्योरी बोलते थे, ठीक है। इन लोग मानते थे कि जो मीट से या मशरूम से, जैसे मीट से मैगट्स खुद ब खुद डेवलप हो रहे थे, मशरूम जो रॉटिंग ख़राब वुड होती है उससे मशरूम डेवलप हो रहे हैं, तो ये लोगों का स्पॉन्टेनियस, लोग मान रहे थे कि जो स्पॉन्टेनियसली लिविंग बींग जो है नॉन लिविंग बींग से, जैसे मीट तो नॉन लिविंग हो गया, उससे मैगट्स बन रहे हैं। तो इसके फेवर में कुछ लोग थे और कुछ इनके अगेंस्ट भी थे। जैसे फेवर में थे एरिस्टोटल, फेवर में थे जॉन निधम, फेवर में थे लेज़ेरो स्प्लेंजनी, फेवर में थे। अगेंस्ट थे फ्रैंकेस्को रेड्डी, रुडोल्फ वर्चू एंड लुइस पास्चर। दीज वर द पर्सन जो उनके अगेंस्ट थे इस थ्योरी के। सो एक्चुअली क्या था, एक एक्सपेरिमेंट रेड्डी ने, फ्रैंकेस्को रेड्डी ने, एक ही वॉज अ फिजिशियन, इन्होंने चैलेंज किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी नहीं होता है, कोई भी चीज़ स्पॉन्टेनियसली नहीं प्रोड्यूस, ये चैलेंज किया फ्रैंकेस्को रेड्डी ने। सो रेड्डी ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें 3 फ्लास्क लिए, 3 फ्लास्क में मीट डाल दिया, ठीक है, तीनों फ्लास्क में मीट पीसेस डाल दिया। अब एक फ्लास्क को अनकवर्ड रखा, कोई भी चीज़ उसमें डाली नहीं, दूसरे को फ्लास्क को कवर्ड कर दिया एक कॉर्क के साथ, ठीक है, पूरा कवर्ड कर दिया, तीसरे को कवर किया एक गॉज के साथ, पेपर गॉज के साथ जैसे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो जो ओपन वाला फ्लास्क था उसमें थोड़े टाइम के बाद देखा फ्लाइज आ रही हैं, फ्लाइज जाके मीट पे बैठ रही हैं, ठीक है। वहाँ पे फ्लाइज जो है एग ले करेंगी और एग ले करने के बाद वहाँ पे मैगट्स बन रहे हैं। और जो बंद वाला फ्लास्क था, दोनों बंद वाले फ्लास्क थे, उसमें तो कोई भी फ्लाइज मीट पे नहीं जा रही हैं और वहाँ पे कोई एग ले नहीं हो रही और कोई मैगट्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो इनका कहना था कि स्पॉन्टेनियसली नहीं है, फ्लाइज वहाँ पे जाके मीट पे एग ले करती हैं और एग ले करने के बाद वहाँ पे वो मैगट्स डेवलप होते हैं, स्पॉन्टेनियसली नहीं, कोई मीट अपने आप ही वो प्रोड्यूस करता है। और जहाँ पे फ्लास्क सील्ड था वहाँ पे नहीं हुआ, और जहाँ पे गॉज था, जहाँ पे सिर्फ गॉज था, वहाँ पे तो मीट की स्मेल आ रही थी, तो फ्लाइज उस गॉज के ऊपर बैठ रही थी और वहाँ पे एग लेकर थी, वहाँ पे जो है मैगट्स बन रहे थे। तो इसका मतलब था कि मीट जो है स्पॉन्टेनियसली नहीं प्रोड्यूस कर रहा, वहाँ पे फ्लाइज जा रही हैं, वहाँ पे एग ले कर रही है और वहाँ पे जो है मैगट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट जो जॉन निधम इसके फेवर में थे, उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने प्रपोज़ किया था कि स्पॉन्टेनियसली ही जो इसमें मटन ब्रॉथ में ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो करते हैं, जैसे
क्या किया, मटन ब्रॉथ लिया, मीडिया जैसे उसको बॉईल किया और ओपन ही रखा, उसको कुछ कवर नहीं करेगा। आप कोई चीज़ को आप थोड़ी देर ओपन रखोगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे। तो ये था, ये इसकी वजह से बोल रहे थे कि स्पॉन्टेनियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं। फिर लाज़ारो स्प्लेंजेनी ने फेवर में ही थे, बट उसका कहना था कि एयर जो है वो कैरी करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एयर जो है वो जब इसने क्या किया, जो मीट बॉयल ब्रॉथ को बॉईल किया, कवर्ड मीट को, ठीक है, उसने बॉईल किया, उसको एक कवर कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद बॉईल किया और उसके बाद बॉईल कवर है तो एयर एंटर नहीं करेगी, एयर एंटर नहीं करेगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जाएंगे, तो वो स्पॉइल नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होंगे। तो इसका कहना था कि एयर जो है वो कैरी करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वो फिर वहाँ पे लाइफ बनती है। बट अल्टीमेटली लुइस पास्चर आए, उन्होंने ही वॉज अ केमिस्ट, फ्रेंच केमिस्ट, और ये काफ़ी सारा काम कर रहे थे फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में, पास्चराइजेशन, बहुत सारी चीज़ें की इन्होंने। एंड इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, जिससे फाइनली ही डिसअप्रूव द दिस स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कि ऐसा नहीं होता है। फाइनली इन्होंने डिसअप्रूव किया। जो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक लॉन्ग नेक फ्लास्क लिया, उसके अंदर मीडिया डाला, लिक्विड मीडिया डाला, ठीक है, और उसके बाद उसको नेक को हीट करके, ये हीट करके इस तरह से उसकी जो यहाँ पे कहाँ ये ऐसे स्वान शेप बना दी, स्वैन शेप, ठीक है, और उसके बाद उसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद देखा तो वो जो मीडिया है उसको कूल डाउन, जब थोड़ी देर के बाद कूल डाउन हुआ तो जो एयर डस्ट है, ठीक है, डस्ट वो सारी ट्रैप हो गई यहाँ पे नेक के पास। तो मीडिया जो है स्टेराइल रहा फॉर मैनी ईयर्स। बट अगर आप इस नेक को टिल्ट कर दो या नेक को तोड़ दो तो वो जो मीडिया है वो उस कांटेक्ट में आ जाएगा जहाँ पे वो डस्ट ट्रैप हुई है। तो वो डस्ट जो है क्या, उसके अंदर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिक्विड मीडिया पे ग्रो कर जाते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियसली नहीं होता है। एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एवरीवेयर, जो कि उसमें मीडिया में जाके ग्रो कर जाते हैं। सो लुइस पास्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, लुइस पास्चर। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लुइस पास्चर के। सो ऑलवेज रिमेंबर, पहले तो कि एक तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, सेकेंड कि ही डिसअप्रूव्ड द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, ही गेव द जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज़, ठीक है, कि जो डिजीजेज होती हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम जर्म्स, ठीक है। फर्स्ट गेव द जर्म थ्योरी, सिर्फ ये थ्योरी दी थी ना, जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज, की जो डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिकॉज ये इसमें काम करते थे दिस फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे ही ऑब्जर्व कि जो वाइन है वो बार बार जो है कुछ ख़राब हो रही थी, खट्टी वाइन हो जाती, सॉर हो जाती थी। सो ही चेक्ड, वहाँ पे देखा तो वहाँ पे क्या था कि ही सॉ कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ चीज़ें हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो जो वाइन है वो बार बार ख़राब हो रही है। तो बार बार ख़राब होना वाइन का मतलब, इनका कहना था वाइन में डिजीज़ हो रही है, एंड दैट डिजीज़ इज़ बिकॉज ऑफ द जर्म्स। सो दैट्स वाई ही गेव द जर्म थ्योरी डिजीज़। Then he gave the pasteurization, जो pasteurization of milk है, that was first given by the Louis Pasteur. So always remember Louis Pasteur के नाम से pasteurization, L से आपको याद करना है, he gave the liquid media, ठीक है, he gave the liquid media. Pasteur से pasteurization, he is known as the father of microbiology. He disapproved the spontaneous generation theory, he gave the germ theory, and he also gave the introduced the sterilization टेक्निक्स, ठीक है। सो पास्चर, पी से आपको याद रखना है पास्चराइजेशन, स्टर से याद रखना है स्टरलाइजेशन। सो ही इंट्रोड्यूस स्टरलाइजेशन टेक्निक्स की कैसे जो है मीडिया को स्टरलाइज कर सकते हैं। देन लिक्विड मीडिया दिया, ही डेवलप वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स जो है, ही डेवलप 3 vaccines, always remember CAR. So he develops fowl cholera vaccine, anthrax vaccine and rabies vaccine, ठीक है, fowl cholera vaccine, anthrax and rabies vaccines, and he also discovered the fermentation. So this is about the Louis Pasteur, very important person in the history of microbiology. Then another person है John Tyndall. John Tyndall, he discovered this
एंडोस्पोर, ही डिस्कवर्ड सम बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, जो लेटर ऑन डिस्कवर होता है कि वो एंडोस्पोर है। ही गेव द टिंडलाइजेशन प्रोसेस की इंटरमिटेंट हीटिंग से कैसे स्पोर्स को किल किया जा सकता है। जोसेफ लिस्टर इज़ नोन एज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक्स, ठीक है, एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो ये जो लुइस पास्चर के काम से काफ़ी इंस्पायर्ड हुए थे, तो ही यूज्ड अल्कोहल और सम कार्बोलिक कंपाउंड्स टू डिसइंफेक्ट, ठीक है, हैंड्स वगैरह एट द टाइम ऑफ सर्जरी। तो दैट्स वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक्स. Then Robert Koch. Robert Koch is also the very important person in history of microbiology. He is a German physician and he is the first person जिसने प्रूफ दिया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ का, ठीक है, कि जो डिजीज़ होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द जर्म्स। और वो किससे दिया था? बैसिलस एंथ्रेसिस डिस्कवरीज, जो एंथ्रैक्स डिजीज़ होती है, तो उसकी वजह से ही डिमॉन्स्ट्रेटेड द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कॉजिंग द डिजीज़, ठीक है, जैसे कि बैसिलस एंथ्रेसिस इन एंथ्रैक्स। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ये जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बहुत कन्फ्यूजिंग है, ये आपको किसी बुक में स्टैंडर्ड नहीं मिलेंगे, ठीक है, इंटरनेट में आपको कुछ और मिलेंगे, आपको इसमें डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है, बुक में डिफरेंट मिलेंगे। सो ये एज पर द योर ऑप्शंस, कहीं जगह पे आपको एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मिलेगा। सो दिस इज़ नॉट लाइक वेरी स्टैंडर्ड जो आंसर्स होते हैं, बट ये आपको मैं जो बता रही हूँ दिस इज़ फ्रॉम द इंडियन ऑथर बुक, जिसमें ये दिया हुआ है अबाउट द लुइस पास्चर इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ही इज ऑल्सो नोन, लुइस पास्चर इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इम्यूनोलॉजी, ठीक है। देन जो दिस रॉबर्ट कोच है, he perfected the technique of isolating the bacteria. He isolated the bacteria in pure culture. Pure culture form में means जो सिंगल, जो एक बैक्टीरिया, पूरे मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया में से एक बैक्टीरिया जो इंडिविजुअल बैक्टीरिया जो डिजीज़ कॉज कर रहा है उसको प्योर कल्चर बोलते हैं। तो जो टेक्निक थी वो रॉबर्ट कॉच ने दी थी। ही डिस्कवर्ड द एंथ्रैक्स बैसिलस, ठीक है, बैसिलाई ट्यूबरक्लोसिस, जो बैसिलस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। Then he also discovered the cholera, Vibrio cholera. Then he used gelatin to prepare solid media for the growth of the bacteria. तो जो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए प्योर कल्चर में आपको क्या चाहिए होता है? मीडिया को ग्रो करना, बैक्टीरिया को ग्रो करना पड़ता है एक सॉलिड मीडिया पे। सो ही यूज्ड जेलेटिन, जो जेलेटिन होते हैं जेल लाइक होती है, वो यूज़ किया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सॉलिड मीडिया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें वो है जो कॉच ने कॉच पॉस्टुलेट्स दिए थे, 4 कॉच पॉस्टुलेट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछते हैं, क्वेश्चन ज़रूर आता है। 4 कॉच पॉस्टुलेट्स के क्या कहता है कॉच पॉस्टुलेट्स? कॉच पॉस्टुलेट्स का कहना है कि जिस ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ होती है, ठीक है, जो एनिमल में डिजीज़ हुआ है उसमें जो सस्पेक्टेड पैथोजन है मस्ट बी फाउंड इन अबंडेंस इन ऑल ऑर्गेनिज्म सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़। जिसमें वो डिजीज़ हुई है उसमें से वो सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म आइसोलेट होना चाहिए, ठीक है, बट ना कि हेल्दी ऑर्गेनिज्म से। हेल्दी एनिमल में वो जो ऑर्गेनिज्म है वो नहीं होना चाहिए, ठीक। सेकंड चीज़ पोस्टुलेट कहता है कि इस ऑर्गेनिज्म को, दिस ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम अ डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। तो वो उसमें एक तो अबंडेंस में प्रेजेंट होना चाहिए और डिजीज़ वाले में। सेकंड चीज़ ये है कि वो उसको आइसोलेट होना चाहिए प्योर कल्चर फॉर्म में, ठीक है, डिजीज़ में, बट हेल्दी में नहीं होना चाहिए। थर्ड चीज़ कहते हैं कि जब दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड कॉज डिजीज़ व्हेन इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस कल्चर को जब आप किसी हेल्दी वाले में डालोगे तो उसमें भी वो सेम डिजीज़ करनी चाहिए, ठीक है, सेम डिजीज़ होनी चाहिए। एंड फोर्थ कहता है कि दैट सेम पैथोजन ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम दिस, जो ये आपने एक्सपेरिमेंटल होस्ट में आपने डाला है इसमें भी सेम वो कॉजेटिव एजेंट जो है वो आइसोलेट होना चाहिए इन प्योर फॉर्म, ठीक है। ये हैं 4 कॉज पॉस्टुलेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो कॉज पॉस्टुलेट हैं वो सारी डिजीज़ पे नहीं एप्लीकेबल होते हैं, जैसे वायरसेस में नहीं होता है, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट टू आइसोलेट होता है इन प्योर कल्चर, ठीक है, तो उसमें एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जो जैसे कुछ डिजीज़ हो गई लाइक
डेफिशिएंसी डिजीज़ उसमें नहीं हो सकता है, जेनेटिकल डिजीज़ हो गए उसमें नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए अब जो कॉज पॉस्टुलेट्स को जो डिजीज़ का जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जगह अब क्या है, जीन्स पे आ गया है कि जो जीन्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द डिजीज़। ठीक है, अब जो रॉबर्ट कॉच ने यूज़ किया था जेलेटिन फॉर द दिस सॉलिड मीडिया प्रिपरेशन, बट जेलेटिन जो था वो इफेक्टिव नहीं है, गुड सॉलिडिफाइंग एजेंट नहीं होता, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं उसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो उसको डाइजेस्ट कर देते। जेलेटिन इज़ अ प्रोटीन, उसको डाइजेस्ट कर देते, तो वो गुड सॉलिडिफाइंग एजेंट नहीं होता। देन एक फैनी एलिसी हेसी ने, तो शी यूज्ड अगार, ठीक है, अगार जो होता है वो यूज़ करते थे जेली बनाने के लिए, ठीक है, तो वो शी सजेस्टेड कि ये यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सॉलिड मीडिया, ठीक है, बेटर देन जेलेटिन है और इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, 96 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है और सॉलिडिफाई भी जल्दी हो जाता है 40 to 45 डिग्री सेल्सियस पे। देन रिचर्ड पेट्री गेव द पेट्री डिशेज टू दिस पेट्री डिशेज जहाँ पे हम कल्चर मीडिया पे ग्रो करते हैं। देन एडवर्ड जेनर ये थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी का आ गया कि इसमें एडवर्ड जेनर ने ही यूज़ किया था, फर्स्ट दिया था स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन, ठीक है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन अगेंस्ट यूजिंग द काउपॉक्स lesions. Then Louis Pasteur is also known as the father of immunology. He gave the term attenuation. Actually, he was working on this फाउल कॉलेरा ऑर्गेनिज्म पास्चुला मल्टोसिडा, और थोड़े टाइम के बाद क्या था, वो जो कल्चर था वो ऐसे रह गया था, तो जब वो बर्ड्स में दिया था कल्चर तो वो क्या हो गया, बर्ड्स जो हो गए वो सर्वाइव कर गए, ठीक है, बच गए बर्ड्स डेड नहीं हुए। तो उसने देखा कि जो कल्चर है वो उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं, वो आफ्टर लॉन्ग टाइम एटीन्यूएट हो गया कल्चर, सो ही गेव द टर्म एटीन्यूएशन। ही कॉल्ड दैट एटीन्यूएटेड कल्चर एज अ वैक्सीन। सो वैक्सीन जो टर्म है दैट केम फ्रॉम द लैटिन वैका मीन्स काउ इन द ऑनर ऑफ एडवर्ड जेनर। जो एडवर्ड जेनर ने काउ पॉक्स लीजन की वैक्सीन यूज़ की थी फॉर द स्मॉल पॉक्स, और ये वैक्सीन टर्म दिया था लुइस पास्चर ने। सो ही डेवलप्ड वैक्सीन्स फॉर द फाउल कॉलेरा, एंथ्रैक्स एंड रेबीज। एमिल वॉन वेरिंग ने, सिबारिकिटेस्टो ने डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, टेटनस एंटीटॉक्सिन, एलिमेटनिकॉफ ने दिया था फेगोसाइटोसिस क्या होता है, ठीक है, फेगोसाइटोसिस दिया था। देन जूल्स बॉर्डर ने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम दिया था। सो दिस इज़ द लिस्ट जो जिसमें डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में है, और ये थोड़ा सा मिक्स है, इसमें बैक्टीरिया वायरसेस के बारे में भी है और थोड़ा सा आपको इम्यूनोलॉजी का भी है। ये आपको लिस्ट में आपको याद करना। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, जैसे पॉल अर्लिच जो है ही गेव द एसिड फॉर स्टेनिंग, क्रिस्टिन ग्राम्स ने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक दिया था। देन पॉल अर्लिच ने एक और चीज़ किया था, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी, ठीक है, फादर ऑफ कीमोथेरेपी। देन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने he discovered the penicillin. then कैरी म्यूलिस ने PCR। तो ये लिस्ट है जिसमें डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, और कुछ कॉजेटिव एजेंट्स जो हैं वो भी डिस्कवर हुए थे, जैसे एंथ्रैक्स का किसने किया था, एंथ्रैक्स के बेसिस पे ही जो कॉच पॉस्टुलेट बने थे, तो वो याद रखो रॉबर्ट कॉच ने दिया था। टाइफाइड का ईबर्थ ने दिया था, और दिस ग्लैंडस का लॉयफ्लर एंड शुट्स ने दिया था। टेटनस का निकोलेयर ने, प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस कीटासिटो एंड यर्सिन, साल्मोनेला फाउल टाइफाइड का मूरे ने, एंड ब्रूसिलोसिस ब्रूसिला बॉटस से होता है जिसको बैंग्स डिजीज़ भी बोलते हैं, इसलिए याद रखो ये साइंटिस्ट बैंग ने दिया था। अब आते हैं टेक्सोनॉमी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया की जो टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी क्या है एक्चुअली, इट इज़ द प्रैक्टिस एंड साइंस। इसमें क्या होता है कि जो क्लासिफिकेशन, ऑर्डरली क्लासिफिकेशन मीन्स एक टेक्सोनॉमी होती है, हायरार्की होती है, जैसे हमारी फैमिली में भी होता है, फैमिली हेड होते हैं, उसके बाद सब हेड होते हैं, इस तरह से। सो क्लासिफिकेशन जैसे हमारी फैमिली में होती है, हायरार्की होती है,
पहले सुपर हेड होते हैं, फिर हेड होते हैं, तो इस तरह से फैमिली उस पर लोअर मेंबर बच्चे जो होते हैं सबसे छोटे आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो टेक्सोनॉमी बैक्टीरिया की भी क्लासिफिकेशन होती है, एक ऑर्डरली क्लासिफिकेशन होती है, उनको जो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया होता है, उनके सिंगुलर टेक्सा जो होते हैं उनमें डिवाइड किया होता है। सो क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है। देन नॉमनक्लेचर जिसमें इसमें जो टेक्सोनोमिक ग्रुप्स हैं उनके जो नामकरण किया जाता है। देन आइडेंटिफिकेशन रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ पर्टिकुलर टेक्सॉन टू विच पर्टिकुलर आइसोलेट बिलोंग। सो उसमें जो पर्टिकुलर टेक्सॉन्स की आइडेंटिफाई, उसको पहचानना कि वो किस ग्रुप से, किस टेक्सॉन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन 2 टाइप की होती है, एक होता है फेनेटिक सिस्टम, एक होता है क्लैडिक सिस्टम, ठीक है। फेनेटिक सिस्टम होता है जिसमें जो सिमिलैरिटी के, म्यूचुअल सिमिलैरिटी के बेसिस पे, फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो है वो ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। विच मे नॉट बी करेक्टली मैच विद द एवोल्यूशनरी, मीन्स वो उसकी जो एंसेस्ट्री हिस्ट्री है वो ज़रूरी एवोल्यूशनरी उससे मैच करता हो, बट ये उसके जो दिखने में कैसा है, म्यूचुअल सिमिलैरिटी कैसी है, उसकी जो फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके फिनोटिपिक हो गया जो देखने में कैसे हैं। जैसे इसमें आता है क्लासिकल टेक्सोनोमी और न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। क्लासिकल टेक्सोनोमी हो गया बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल, उसकी जो मॉर्फोलॉजी कैसी है, स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग कैसी है, बायोकेमिकल सीरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, उसके जो न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, अमाइनो एसिड्स कैसे हैं, जीसी कंटेंट कैसा है, प्रोटीन एनालिसिस कैसा है, ठीक है। ये क्लासिकल टेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी की हो गया, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है, और ये इसमें कुछ वैल्यूज़ देते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कि करेक्टर कोई प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है। तो वैल्यूज़, फिर उसके बाद वैल्यूज़ को पूल किया जाता है, फिर उसको वेटेज दिया जाता है। और जो दूसरा क्लैडिस्टिक सिस्टम है या जिसको फाइलोजेनेटिक सिस्टम बोलते हैं, ये होता है ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी हेरिटेज, मीन्स उसकी एंसेस्ट्री कैसी है, शेयर्ड एंसेस्ट्री कैसी है, ठीक है। इसको मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन में, ये टेक्सोनोमी में जो ग्रुप्स हुए थे, प्लांट्स, एनिमल्स, किंगडम्स, ये जो बने थे, तो ये कुछ साइंटिस्ट ने ये जो दिए थे, तो जैसे कि एरिस्टोटल ने ग्रुप किए थे ऑर्गेनिज्म को ऑन द इसमें प्लांट्स और एनिमल्स में, ठीक है। और जो फंजाई, जो हमने सब डिवीजन पढ़ा था फंजाई, वो इंक्लूडेड था प्लांट्स में, ठीक है। सो दिस सिस्टम डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, उनकी फीडिंग मैकेनिज्म कैसा है या ग्रोथ पर। सो ये टू सिस्टम, ठीक है, दिया था, प्लांट और एनिमल किंगडम्स होते हैं, ठीक है, 2। फिर कैरोलस लिनस ने जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, 2 किंगडम जैसे प्लांटे और एनिमल, और इनको ही बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनोमी। जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, जीनस और स्पीशीज नेम, ठीक है, जैसे ई कोलाई या ये बैसिलस एंथ्रासिस, ये जीनस और स्पीशीज नेम, ये कैरोलस लिनस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। और 2 किंगडम जो ये दिए थे, प्लांटे एंड एनिमेलियम। देन अर्नेस्ट हेकल ने प्रपोज किया था कि जो 3rd किंगडम प्रपोज किया था कि जो प्रोटिस्टा है, ठीक है, उसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अलग हो जाए, ठीक है। तो ये 3rd किंगडम प्रोटिस्टा उसमें दिया था अर्नेस्ट हेकल ने, और इसमें ही जो बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो बैक्टीरिया को विद इन प्रोटिस्टा एक ग्रुप में, सेपरेट ग्रुप में, मोनेरा में रखा गया था, ठीक है। देन हेबर्ट कोपलैंड ने प्रपोज किया था 4th किंगडम अलग से ही, मोनेरा, ठीक है, जिसमें सारे ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो डिस्टिंग्विश होते हैं बाय द लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। सो 4th किंगडम जो मोनेरा को ही प्रोटिस्टा से सेपरेट कर दिया, तो वो दिया था कोपलैंड ने। देन रॉबर्ट एच विकर्टन ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 5th किंगडम दिया था, दैट इज द फंजाई, ठीक है। फंजाई, ये तो बोला था कि प्लांट, एनिमल्स, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये तो सब है, ठीक। फंजाई एक अलग ग्रुप है, उसको अलग सेपरेटली दिया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने। विटेकर ने फंजाई दिया था, कोपलैंड ने मोनेरा, हेकल ने 3 किंगडम सिस्टम में प्रोटिस्टा को प्रपोज किया था। तो ये जो किंगडम प्रोकैरियोट्स है, ठीक है, किंगडम प्रोकैरियोट जिसमें मोनेरा है, तो ये सबसे ओल्डेस्ट इसमें नोन सेल्स हैं। इसमें
इनमें क्या फीचर्स है कि एक तो ये न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। जो बाकी के 4 किंगडम्स हैं वो सारे यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी हैं और ट्रू न्यूक्लियस भी होते हैं। जैसे किंगडम प्रोटिस्टा में मोस्टली यूनिसेलुलर होता है, जो मोटाइल होते हैं। किंगडम फंजाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। किंगडम प्लांटे जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। एनिमल एरिया भी जो है मल्टीसेलुलर होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और इंजेस्ट करते हैं फूड थ्रू माउथ या फिर ओरल कैविटी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द 5 किंगडम्स। 5 किंगडम कौन कौन से? प्रोकैरियोट, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। प्रोकैरियोट्स में आपका आते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। प्रोटिस्टा में आपका अमीवाज आ गए, डायटम्स आ गए, ठीक है। सिंगल सेल यूकैरियोट्स आ गए, ठीक है। इसमें आपके सीवीड्स आ गए। फंजाई में आपके मल्टीसेलुलर फिलामेंटस जो फंगस हो गई। प्लांट्स में प्लांट्स आ गए और एनिमेलिया में एनिमल्स आ गए। देन जो कार्ल वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ही यूज्ड न्यूक्लिक एसिड स्टडीज़ फॉर द ग्रुपिंग। जो राइबोसोमल आरएनए, ही स्टडीज़ राइबोसोमल आरएनए और उसके बेसिस पे ही ग्रुप द डिफरेंट ये जो किंगडम्स हैं। और ही गेव द टेक्सोनोमिक रैंक, ठीक है, डोमेन जो है टेक्सोनोमिक रैंक दैट वाज गिवन बाय द कार्ल वॉस एंड ही गेव थ्री important this domain system, 3 domain system. He identified the new group जिसको बोला गया था अरेकिया, ठीक है। ये इनके पास क्या है, यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था और फिजियोलॉजिकल ट्रेड से ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में जो हॉट, एसिडिक, एनारोबिक, सलाइन इन्वायरमेंट होते हैं, ये वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये वहाँ पे रह रहे थे। तो he identified this new group and he gave the 3 domain system. One is archaea, one is eukarya and third this eubacteria. So archaea, these are also bacteria but these are not true bacteria, ठीक है। eubacteria नहीं है, ये जो हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं वो थे, डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू बैक्टीरिया। यूबैक्टीरियाज आर एक्चुअली द ट्रू बैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया इज अ डोमेन, यूकैरिया इज द यूकैरियोट्स, इसमें यूकैरियोट्स आ गए। सो दीज आर द 3 डोमेन्स। इसमें लास्ट कॉमन एंसेस्टर होता है और एक हो गया आपका बैक्टीरिया, एक हो गया अरेकिया और थर्ड हो गया आपका यूकैरिया। इसमें यूकैरियोट्स, एनिमल्स, फंजाई, जो आपके प्लांट्स, ये सब इसमें आ गए, ठीक है। और जो प्रोटिस्ट वगैरह सब इसमें आ गए। फिर अरेकिया में आपके हेलोफाइल्स जो हाई सॉल्ट, यूअरेकियोटा जो मिथानोबैक्टीरिया, थर्मोप्रोटियस, ये जो सारे जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं वो इसमें थे। और बैक्टीरिया में जो आपके ट्रू बैक्टीरिया इसमें आते हैं, ठीक है। सो अर्लियर जो एक बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी ऑफ प्रोकैरियोट्स है, दिस इज़ लाइक बाइबल ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो इसमें क्लासिफिकेशन जो था वो दैट वाज बेस्ड ऑन द दिस, कि उसमें क्लासिफिकेशन ऐसे है, जो बैक्टीरिया वो क्लासिफाइड ऐसे है, ग्रासिलिक्यूट्स, फर्मिक्यूट्स, टेनेरिक्यूट्स एंड मेंडोक्यूट्स। सो ग्रासिली मतलब क्या होता है, थिन वॉल्ड। सो थिन वॉल्ड क्यूटिस मीन स्किन, सो थिन वॉल्ड स्किन वाले कौन से हो गए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फर्मिक्यूट्स, फर्म मीन्स होता है थिक वॉल्ड, सो थिक वॉल्ड वाले कौन से हो गए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिनमें थिक वॉल, सेल वॉल होती है। टेनेरिस मतलब होता है सॉफ्ट क्यूटिस, तो इसमें आता है मॉलिक्यूट्स जिसको हम ग्राम वेरिएबल भी बोलते हैं। और इसमें जो बिकॉज ये सॉफ्ट क्यूटिस, बिकॉज इसमें मॉलिक्यूट्स में सेल वॉल नहीं होती है तो इसलिए इसको ग्राम वेरिएबल माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो टेनेरिक्यूट्स में आता है। देन मेंडोक्यूट्स में आते हैं जो आपके रेकिया, जो न्यू डोमेन आइडेंटिफाइड हुए बैक्टीरिया का, जिसमें अनइवन ग्राम स्टेन है, मिथानोजेनिक बैक्टीरिया, इसको रेकिया बोलते हैं, ठीक है। सो ये इस ऐसे उसमें बर्गीज मैनुअल में जो बैक्टीरिया है वो इस तरह से क्लासिफाइड है। सो टेक्सोनोमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है जो बैक्टीरिया का, तो इस तरह से होता है, किंगडम हो गया, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। ये जैसे एनिमल्स का दिया हुआ है, एनिमल्स, कॉर्डेट, मैमल्स, प्राइमेट्स, होमिनिड्स, होमो सैपियंस। तो बैक्टीरिया का कैसे होता है, इस तरह से। फर्स्ट हो गया जैसे डोमेन जो हाईएस्ट रैंक होता है डोमेन, ठीक है। जो सबसे बड़ा हेड होगा हमारी फैमिली का उसको डोमेन, उसका रैंक क्या है, डोमेन। फिर किंगडम, फिर फाइलम, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, डोमेन, किंगडम, प्रोकैरियोट्स,
फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया, क्लास गामा प्रोटियोबैक्टीरिया, ऑर्डर एंटीरोबैक्टीरियल्स, फैमिली एंटीरोबैक्टीरियेसी, जीनस एशरीशिया, स्पीशीज कोलाई, एशरीशिया कोलाई। तो ये जो है टेक्सोनोमिक जो रैंक्स हैं, तो इसको आप कैसे याद रखोगे? डियर किंग फाइलिप कम ओवर फॉर ग्रेट सूप, ठीक है। डी से डियर, किंग फाइलिप, पी से फाइलिप, सी से कम, ओ से ओवर, एफ से फॉर, जी से ग्रेट, एस से सूप। सो डियर किंग फाइलिप कम ओवर फॉर ग्रेट सूप। सो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। सो स्पीशीज क्या होता है? स्पीशीज होता है जो भी रिलेटेड, ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइसोलेट्स और स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक है। दे हैव जो करेक्टरिस्टिक्स, कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इनके पास, जैसे डिफरेंट ई कोलाई के डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, ठीक है। तो वो सारे एक ही उसमें स्पीशीज़ में हैं, ठीक है। तो वो स्पीशीज़ ई कोलाई, कोलाई के अंदर ही है। जेनरा, जेनरा जैसे एशरीशिया इज़ अ जेनरा, सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। फैमिली इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर जेनरा, ठीक है। और फैमिली जो होता है इट एंड्स विद द एशिया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक नॉमेनक्लेचर में इट एंड्स विद द एशिया। ऑर्डर इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैमिलीज, ठीक है। सो डिफरेंट फैमिलीज का कलेक्शन हो गया तो वो ऑर्डर, उसको बोलेंगे एल्स, एंड्स विद द एल्स। क्लासेस इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑर्डर, ठीक है। ये हम जैसे हमारी होता है ना फैमिलीज में, स्पीशीज़ हो गया, ठीक है। स्पीशीज़ जैसे हमारा कास्ट हो गई, फिर जेनर हो गया हमारा, स्पीशीज़ हमारी सब कास्ट होगी, जेनर हमारी कास्ट होगी, फिर हमारी फैमिली होगी, फिर उसके बाद फैमिली के बाद ऑर्डर हो गई जहाँ पे सारे ही उसी फैमिलीज़ के मेंबर्स मिलते हैं, फिर क्लासेस हो गई, फिर उसके ऊपर और हमारे जो एंसेस्ट्री सारी सिमिलर हमारी फैमिलीज़ के जो जितने भी वो उस कास्ट के फैमिली मेंबर्स होंगे, कास्ट वो सारी फैमिलीज़ मिलती है, ऐसे ही इनमें है। फाइलम और डिविजन्स, कलेक्शन ऑफ सिमिलर क्लासेस, ठीक है। किंगडम, कलेक्शन ऑफ सिमिलर फाइलास। डोमेन, कलेक्शन ऑफ सिमिलर किंगडम। सो ये देखो, ये याद, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो क्लास एंड्स विद द एरिया, ऑर्डर एल्स, फैमिली एशिया, ठीक है, ठीक है। एल्स एशिया, ये याद रखना, ठीक है, कि फैमिली है यूँ। देन व्हाट इज़ क्लोन? क्लोन क्या होता है? इट्स क्लोन रेप्लिका, मीन्स मेरा ही कोई सेम सिमिलर चीज़ मेरे दिखने वाला होगा तो वो मेरा क्लोन होगा। इट्स अ पॉपुलेशन डिराइव बाय बाइनरी फिजन फ्रॉम अ सिंगल सेल। सो सिंगल बैक्टीरियल कॉलोनी रिप्रेजेंट्स अ क्लोन। स्ट्रेन, स्ट्रेन कंसिस्ट ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ क्लोन ऑफ अ सिंगल आइसोलेट इन अ प्योर कल्चर। सो क्लोन का ही कोई डिसेंडेंट, क्लोन का ही भाई बहन जब प्योर कल्चर में आइसोलेट होता है तो उसको स्ट्रेन बोलते हैं। सीरोवार होता है, सीरोवार होता है इसमें जो स्ट्रेन है ये स्ट्रेन, बट इसमें डिस्टिंक्ट एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होगी, मतलब एक ही, जैसे ई कोलाई है, ठीक है। ई कोलाई के डिफरेंट स्ट्रेन्स है, कोई पैथोजेनिक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिस एंटीरोटॉक्सिक है, कोई एंटीरोटॉक्सिक है, ठीक है, कोई एंटीरो एग्रेसिव है, ठीक है, कोई साइटोटॉक्सिक है, ऐसे करके ये इसकी डिफरेंट स्ट्रेन्स है, ठीक है। सो ये सीरोवार्स हो गए, ये स्ट्रेन्स में एंटीरोटॉक्सिक्स में ही डिफरेंट इनकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी, कोई डिफरेंट सीरोवार्स होंगे बट उनकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। बायोवार होता है स्ट्रेन विद स्पेशल बायोकेमिकल या फिर फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं बट उसमें कोई स्पेशल बायोकेमिकल या बायो फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे ब्रुसला बॉटर्स है, ठीक है, इसके ही बायोवार्स हैं 1, 7, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, इस तरह से। तो ये डिफरेंट बायोवार्स हैं इसके, इनकी स्पेशल कोई बायोकेमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। देन बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर क्या होता है कि एक तो बैक्टीरिया का नामकरण कैसे करते हैं, लैटिन में लिखते हैं, ठीक है, लैटिनाइज्ड है, ग्रीक है, और इसको इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है। इटैलिक्स होता है बैक्टीरिया का नाम ई कोलाई, ठीक है। अब इटैलिक्स में हम लिख नहीं सकते हैं तो जब भी हम करते हैं क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। जीनस जो होता है वो ऑलवेज ये इसमें लिखते हैं कैपिटल में, ठीक है, एशरीशिया कोलाई, ठीक है। जीनस जो होगा वो कैपिटल में, जो स्पीशीज़ होती है वो
इटैलिक्स में सॉरी कैपिटलाइज नहीं होता है, बट ये है कि वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है एंड इट शुड बी अंडरलाइन, ठीक है। और जब हम इसको फर्स्ट टाइम लिखते हैं, नेमिंग करते हैं, तो इसका फर्स्ट टाइम जब भी हमने कहीं लिखना होता है तो हमने पूरा नाम लिखना होता है बैक्टीरिया का, एशरीशिया, ठीक है, कोलाई। फिर नेक्स्ट टाइम आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, ई कोलाई, फर्स्ट लेटर को आप एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख सकते हो, ई कोलाई, ई कोलाई, ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई, इस तरह से। अगली बार जैसे ई कोलाई, एशरीशिया कोलाई इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट आपने लिखना होगा, फिर नेक्स्ट अगर आपने लिखना है ई कोलाई इज कैटलीज नेगेटिव, और जो भी इसके फीचर्स होंगे इस तरह से, तो वो आप ई कोलाई करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो नेमिंग होता है इट इज़ बेस्ड ऑन द बैक्टीरियोलॉजिकल कोड, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। देन जो अरेकिया है, अरेकिया जो ये डोमेन है, ठीक है, तो ये इनिशियली इसको अरेकिया बैक्टीरिया बोला था, और ये हाई इन्वायरमेंट एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, ठीक है। इसमें क्या थोड़ा सा अनयूजुअल मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, तो इसके जो करेक्टरिस्टिक है वो थोड़े से डिफरेंट है। इसमें जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, ठीक है, बट इनके पास क्या होता है, स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन होता है इंस्टेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। इनके पास यूनिक मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं, ठीक है। इनमें जो नॉर्मल फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें क्या होता है, एस्टर लिंक्स होते हैं, ठीक है, फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल एस्टर लिंक्ड होते हैं, बट इसमें ईथर लिंक्स होते हैं, ठीक है। और इनमें प्रोकैरियोट्स विद डिस्टिंक्टिव राइबोसोमल, अलग इनकी थोड़ी सी राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस भी डिफरेंट होती है। ये थोड़े से फीचर्स जो हैं अरेकिया के डिफरेंट हैं। सो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में? आई होप अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया हो कि क्या डिफरेंस है, एंड यू विल बी एबल टू राइट। अब थोड़ा सा बताती हूँ कि डिफरेंस क्या है। न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इनमें न्यूक्लियोइड रीजेंट होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। प्रोकैरियोट्स का जो सेल टाइप यूनिसेलुलर होते हैं, ये यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। ऑर्गेनेल्स जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी मेम्ब्रेन्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। साइज होता है प्रोकैरियोट्स का स्मॉलर और ये लार्जर इन साइज होते हैं। डीएनए जो होता है सर्कुलर होता है और न्यूक्लियस में नहीं होता है, और इसमें यूकैरियोट्स में डीएनए जो होता है लीनियर होता है और एनक्लोज्ड विद इन अ न्यूक्लियर एनवेलप होता है। राइबोसोम स्मॉल होता है, 70S होता है। इसमें राइबोसोम लार्जर होता है, 80S होता है यूकैरियोट्स में, बट यूकैरियोट्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें स्मॉल होता है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन इसमें बाइनरी फिजन होता है, इसमें माइटोसिस मियोसिस दोनों होती हैं। एग्जाम्पल आपका प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया, रेकिया, और यूकैरियोट्स में एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई और प्रोटिस्ट हैं। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की होती है जैसे बैक्टीरिया में, और यूकैरियोट्स में सेल वॉल जैसे प्लांट्स में सेलुलोज की होती है, काइटिन की होती है फंगस में, और एब्सेंट होती है जैसे एनिमल सेल्स में। प्लाज्मिड्स इसमें कॉमन होते हैं और इसमें रेयर होता है। रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोट्स में मेनली एसेक्सुअल होती है और यूकैरियोट्स में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। आई होप अब आप इसको लिख पाओगे आपके क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ओके। तो अब जनरल सा मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगी कि जो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है वो कैसे होती है। जैसे कि बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल जो उसके फीचर्स होते हैं, फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि ग्राम्स रिएक्शन, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है वो डिवाइड होता है ग्राम पॉजिटिव में या ग्राम नेगेटिव में। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कुछ बैक्टीरिया कोकाई है, कुछ बैक्टीरिया रोड्स हैं, कुछ बैक्टीरिया स्पाइरल्स होते हैं, हेलिकल होते हैं, ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप होते हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ जो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये जो इसके सेल वॉल की स्टेनिंग होती है, ग्राम स्टेनिंग से ये आइडेंटिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, कुछ होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, कुछ होते हैं एनारोबिक, कुछ होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स, माइक्रो एरोफिलिक, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ, सम बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ, सम बैक्टीरिया आर कैप्नोफिलिक, सम बैक्टीरिया आर कीमो हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, डिफरेंट होते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, किसी को
दिस थर्मोफाइल्स, कुछ मीजोफाइल्स, साइक्रोफाइल मीन्स कोल्ड कंडीशन में रहते हैं, कुछ नॉर्मल टेम्परेचर पे रहते हैं बॉडी टेम्परेचर की कंडीशन पे, कुछ हाई टेम्परेचर पे रहते हैं और कुछ एक्सट्रीम टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया जो हैं वो क्लासीफाई हैं। तो ये जो टेबल है, ये डायग्राम जो एक्चुअली ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जनरल मैं एक ओवरव्यू देने के लिए आपको बता रही हूँ। इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसको स्टेन करते हैं हम, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपके ग्राम स्टेनिंग से दिखते हैं पर्पल इन कलर, ठीक है, पर्पल इन कलर। और वो 2 टाइप में होते हैं, आइदर कोकाई या फिर फिलामेंटस या फिर रॉड, 3 टाइप के, ठीक है, कोकाई, रॉड या फिर फिलामेंटस। तो इसमें ये डिफरेंट नाम है, इसमें ये डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट हम इसको इन डिटेल आगे लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे जैसे भी होगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि हमने अब सारे बैक्टीरिया पढ़ने हैं इंडिविजुअल, तो उसमें आपको ये सारी क्लासिफिकेशन। देन ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स जो है, जैसे कि कोकाई है बैक्टीरिया, कोकाई होता है, कोकस बैसिलाई होता है जिसको रॉड शेप बोलते हैं, विब्रियोस जो होते हैं कॉमन शेप कर्व बोलते हैं, स्पाइरिलिया जो होते हैं रिजिड स्पाइरल फॉर्म्स होते हैं, स्पाइरोकीट जो होते हैं हेलिकल होते हैं, माइकोप्लाज्मा जो होता है वो प्लियोमॉर्फिक होता है, उसको कोई प्रॉपर मॉर्फोलॉजी नहीं होती है। अरेंजमेंट के बेसिस पे भी बैक्टीरिया क्लासीफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो अगर वो ऐसे इस तरह से बंचेस ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप लाइक क्लस्टर था, उसको स्टेफाइलोकोकाई बोलते हैं। अगर चेन्स में है तो उसको स्ट्रेप्टोकोकाई बोलते हैं। अगर वो पेयर्स में है, ठीक है, तो उसको डिप्लोकोकाई बोलते हैं। अगर वो ग्रुप ऑफ 4 में है तो उसको माइक्रोकोकस बोलते हैं। अगर वो ग्रुप ऑफ 8 में है, ठीक है, ग्रुप ऑफ 8 में है तो उसको सार्सिना बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ 8। अगर वो बैसिलाई इन चेन्स है, बैसिलाई इन चेन्स रॉड्स, अगर वो चेन फॉर्म है तो उसको स्ट्रेप्टो बैसिलाई बोलते हैं। अगर वो चाइनीज़ लेटर या पैलिसेड अरेंजमेंट में, चाइनीज़ या पैलिसेड में, पैलिसेड ऐसे वॉल लाइक होता है तो उसको कोराइनी बैक्टीरिया बोलते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट अरेंजमेंट के बेसिस पे भी बैक्टीरिया क्लासीफाई होते हैं। तो ये हम अगले लेक्चर्स में मॉर्फोलॉजी में हम इसको अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, एरोबिक, एनारोबिक, फैकल्टेटिव एनारोब्स, माइक्रो एरोफिलिक, एरोबिक जिसको ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं ग्रो कर पाते, फैकल्टेटिव एनारोब्स जो दोनों की प्रेजेंस में ग्रो कर जाते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रो कर जाते हैं। माइक्रो एरोफिलिक हो गया जो जिसको बहुत ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। सो अब हम ये जो हमने लेक्चर हमने कंप्लीट किया है, तो आपका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और टेक्सोनॉमी इसमें हो गया है। और अब थोड़ा सा ब्रीफली इसको रिवाइज कर लेते हैं। एनामेलिक्यूल्स वर डिस्कवर्ड बाय, किसने दिया था एनामेलिक्यूल्स? सोचो किसने दिया था एनामेलिक्यूल्स? राइट डाउन योर आंसर हियर। So it was Antony von Leeuwenhoek ने दिया था। Rabies vaccine was discovered by rabies vaccine. So rabies vaccine, remember कार, लुइस पास्चर ने दिया था कार, cholera, anthrax and rabies. So it is Louis Pasteur. Who is known as the father of antiseptic surgery? Lister, Lord जॉन लिस्टर या लॉर्ड लिस्टर भी बोलते हैं। कॉच पॉस्टुलेट्स वर गिवन बाय स्टडी विच ऑर्गेनिजम्स, जो ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, कौन से ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया था, तो कॉच पॉस्टुलेट दिए थे, ठीक है। इसको बैसिलस एंथ्रेसिस। व्हाट इज जर्म थ्योरी? अब ये आपको लिखना पड़ेगा, व्हाट इज जर्म थ्योरी। तो जर्म थ्योरी क्या है? कि that disease is caused by the germ, and that theory was given by the Louis Pasteur, and finally the theory was proved by this Robert Koch. तो ये आपको इसको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। Who gave the 3 domain system of taxonomy? The Carl Voss. Then what are the different Koch postulates? You can write down different Koch postulates, 4 Koch postulates हैं। क्या क्या कॉच पॉज हैं आप अपने इसके नोट्स पे यू कैन राइट डाउन और आपका रिवीजन हो जाएगा। सो विद दिस वी हैव फिनिश द फर्स्ट लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया हो, एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है यू कैन कॉन्टैक्ट वाइस IAS अकेडमी और वहाँ पे हम फिर डिस्कस कर सकते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच।